दे दीजिए मौका दूसरों को भी मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सदा किसी को एक साथ रखना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। रोटेशन पृथ्वी का भी नियम है, रोटेशन सृष्टि का भी नियम है। मौसम भी बदलते हैं, गर्मी बहुत पड़ती है तो हम इंतजार करते हैं बादल आए। अब बादल बहुत बरस रहे हैं तो हम इंतजार करने के यार जल्दी ये बारिश बंद हो, आने वाले टाइम में सर्दियाँ हैं। रोटेशन बिहार चुनावों में देखने को मिलेगा नहीं, मिल रहा है, जिसकी एवज में चुनाव आयोग के साथ मिलकर जो है वहाँ पे खेल रचा जा रहा है। लोगों के वोट काटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। लगातार लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, हवाला देके कि ये तो यहाँ रहता ही नहीं। भाई बिहार का लगातार जानकारियां सामने आ रही है। हमने देखा नितिन गडकरी एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा कि समाज में ऐसे लोग होने चाहिए जो सरकार से सवाल कर सके, इस तरीके का बयान उन्होंने दिया। और इस बीच बेलूर गोपाल कृष्ण नाम के एक नेता है जिनका ये बयान सामने आता है कि अगर प्रधानमंत्री के तौर पे देखा जाए तो नितिन गडकरी को बनना चाहिए। मोहन भागवत के बयान है, तमाम चीजें हैं, सब पे चर्चा की जाएगी। तो सीधा सवाल मेरा ये है कि मोहन भागवत ने कहा था कि 75 साल की उम्र में पद छोड़ देना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए। तो लोग क्यों मोदी जी से उस चीज को जोड़ रहे हैं? मोदी जी से इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने ही सबसे पहले इस फार्मूले को लागू करा था कि 75 साल से ऊपर के व्यक्तियों को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाए, जिसमें उन्होंने सबसे पहले अपने गुरुजी आडवाणी साहब को सबसे पहले मार्गदर्शक मंडल का रास्ता दिखाया था, फिर मुरली मनोहर जोशी साहब को दिखाया, फिर उसके बाद जिनको इनको मार्गदर्शन मंडल में डाला गया था। तो आज वही चीज़ अब उनके ऊपर आ रही है, तो फिर वो इस चीज़ से बचना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आने वाले 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस के ऊपर हमारे जो है बेरोजगार दिवस मनाया जाएगा। उस दिन हमारे मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे। अब उन्हें डर लग रहा है और संघ से जो बात चलती है वो नीचे तक जाती है। हालांकि संघ के उन्होंने जो सर्वोपरि है उन्होंने जो बयान दिया, उसके बाद उन्होंने बयान से वापसी ले लिया कि नहीं नहीं हमारा कोई ऐसा बात नहीं थी हमारे क्या। लेकिन इशारों में उन्होंने इशारा तो कर ही दिया कि हाँ अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया। और ये बात भी सच्ची है, आज की डेट में अगर ये मोदी जी का गुब्बारा फूटने में कोई देर नहीं है, हवा तो निकल चुकी है, लेकिन सिर्फ भ्रम फैलाया गया है कि ऐसा है। आप सच मानिए कि अगर आज की डेट में अगर ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो आज मोदी जी को उनके मुख्यमंत्री भी, प्रदेशों के मुख्यमंत्री उनको तवज्जो नहीं दे रहे। मोदी जी वादा करके चले जाते हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं करके वादा करके हमने क्या करना है। दिल्ली में मोदी जी आए थे, आज सीना चौड़ा करके आने वाली 8 मार्च को मोदी की गारंटी है प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपये होंगे। रेखा गुप्ता जी कहते हैं कौन से 2500 रुपये, कैसे 25 रुपये कह गए होंगे मोदी जी यार। आज 5 महीने बीत गए, 8 मार्च से अप्रैल मई जून जुलाई हो गया ना जी, मिल गए। तो जो मोदी जी का रुतबा था या फिर जो कहा जाता था कि चमत्कार कर देते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, वो सब ठप हुआ पड़ा है, सिर्फ खामा की हवा भरी हुई है। मैंने अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री का हवाला दिया, उससे पहले आप उत्तर प्रदेश का देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में भी यही वादे करे गए थे। उत्तर प्रदेश में 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, प्रत्येक होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। मोदी जी वादा करके गए, योगी जी कहते हैं अरे भाई कर गया होगा वादा, मुझे क्या लेने देना, प्रदेश तो मैंने चला रहा है, मैं नहीं देता। राजस्थान में यही वादे करेंगे, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहते हैं हो गया वादा, नहीं देते जाओ। हरियाणा में कहा, हरियाणा में नायब सिंह सैनी साहब ने 2100 रुपये देने का वादा करा था। मोदी जी ने कहा था 2100 रुपये प्रत्येक महिला के खाते में आएंगे। नायब सिंह सैनी साहब कहते हैं कौन से 2100 रुपये, अभी तो 5 साल पड़े हैं, कर लेंगे फैसला, इस पर दे देंगे हम। बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हुई थी, आने वाले 5 साल पड़े हैं, दे देंगे। जब प्रदेशों के मुख्यमंत्री ही मोदी जी को नहीं सुन रहे तो फिर कोई और क्या सुनेगा। लेकिन देखा जाए नितिन गडकरी ने पहले भी बयान दिया था कि गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर। और अब वो कहते हैं कि समाज में ऐसे लोग होने चाहिए जो सरकार से सवाल या आलोचना उसकी करते हैं। बिल्कुल होने चाहिए, सरकार से सवाल हमेशा होने चाहिए। सरकार अगर से सवाल नहीं होंगे तो सरकार निरंकुश हो जाती है। सरकार वो मदमस्त हाथी होता है जो अपनी चाल से चलता है और सैकड़ों लोगों को कुचल डालता है, अगर उसके ऊपर महावत ना बैठा हो, अंकुश लेके हाथ में ना बैठा हो। सवाल हमेशा सरकार से ही करे जाएंगे क्योंकि जो सत्ता में होगा वही जिम्मेदार होगा, और जो जिम्मेदार होगा जिस काम का, सवाल तो उसी से पूछे जाएंगे। अगर मेरे परिवार ने मुझे कोई जिम्मेदारी दे दी है और मैं उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता या कोई दिक्कत करता हूँ तो सवाल मुझसे पूछे जाएंगे ना, किसी और से तो नहीं पूछेंगे कि जिम्मेदारी आपको दी थी, ये काम क्यों नहीं हुआ। नालियाँ साफ करने का काम नाली सफाई कर्मचारी का है, और अगर नाली सफाई नहीं होगी तो मुझसे थोड़ी पूछा जाएगा, कर्मचारी से ही पूछा जाएगा। तो आज अगर इन सब चीज़ों पे अगर सरकार खरी नहीं उतर रही तो सरकार से ही सवाल पूछने चाहिए। अब गडकरी साहब की बात करें, गडकरी साहब बीच बीच में कभी कभी अच्छी बातें कर जाते हैं जो कि उनकी पसंद आती हैं। अब उन्होंने जो बात उठाई 75 साल वाली, पहली चीज़ उठाई। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि वास्तव में संपत्ति का विकेंद्रीकरण नहीं हो रहा आज अगर हम कहते हैं कि हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो गई, तो आज वो 4 ट्रिलियन डॉलर जो है उसमें से अधिकांश हिस्सा जो है पूंजीपतियों के हाथ में है। आज अगर हम भारत की स्थिति का आकलन कर रहे हैं तो भारत की 50% से ज़्यादा संपत्ति, 50% से ज़्यादा संपत्ति सिर्फ 1% उद्योगपति के हाथों में है। 1% उद्योगपति, अंबानी, अडानी, डालमिया, सब ये तमाम लगातार अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब जो है लगातार गरीब होता जा रहा है क्योंकि उसके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है। छोटे छोटे किराना दुकानदार थे वो आज ठप्प होते जा रहे हैं, धीरे धीरे उनकी दुकानें खाली होती जा रही हैं क्योंकि संपत्ति का विकेंद्रीकरण होता जा रहा है। बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, मार्ट खुल रहे हैं। लोगों को आज की डेट में, आज की वर्तमान पीढ़ी है हमारी आलसी हो चुकी है, बैठे बैठे उठाया ब्लिंकिट कर दिया, बैठे बैठे उठाया जेप्टो कर दिया, घर में डिलीवरी मिल जाती है, दुकानें ठप्प हो रही हैं। एक नेता है बेलूर गोपाल कृष्ण उनका नाम है, तो वो कहते हैं कि
समाज की अच्छी पहचान है नितिन गडकरी को, तो प्रधानमंत्री अगर देखा भी जाए 1% अगर मोदी जी इस्तीफा दे भी देते तो नितिन गडकरी अच्छे से संभाल सकते हैं। ठीक है, दे दीजिए मौका दूसरों को भी मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सदा किसी को एक साथ रखना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। रोटेशन पृथ्वी का भी नियम है, रोटेशन सृष्टि का भी नियम है। मौसम भी बदलते हैं, गर्मी बहुत पड़ती है तो हम इंतजार करते हैं बादल आए। अब बादल बहुत बरस रहे हैं तो हम इंतजार करने के यार जल्दी ये बारिश बंद हो, आने वाले टाइम में सर्दियाँ हैं। रोटेशन होता है, प्रकृति का नियम है, बदलाव प्रकृति का नियम है, तो बदलते रहना चाहिए। आने वाले टाइम में हो सकता है बेहतर हमें सरकार मिल जाए, जवाबदेह सरकार मिल जाए। आज की डेट में मोदी सरकार किस चीज़ पे जवाबदेही दे रही है? 2 साल से ऊपर हो गए, जुलाई आज फिर से आ गया। 7 जुलाई को एक घटना आकार लेके गई थी जब इसका वीडियो जारी हुआ था, महिलाओं को जो निर्वस्त्र परेड कराई गई थी। 2 साल में कौन सी अकाउंटेबिलिटी हुई? एक भी किसी को अभियुक्त को पीछे डाला गया जेल की सलाखों के? या मोदी जी ने कभी मणिपुर के महिलाओं के घाव पे मरहम रखा? नहीं रखा। उल्टा दोषारोपण, बंगाल में ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। लेकिन जहाँ ये हुआ वहाँ 2 साल आज बीत चुके हैं, इस बात पे कभी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। तो फिर सरकार के जवाबदेही तो बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? कुछ दिन पहले बयान आता है मोदी जी का, जब वो कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया गया है, तो क्या माना जाए कि अब 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं मिलेगा, कम को मिलेगा? अभी पीछे ही उन्होंने 2024 से पहले घोषणा करी थी कि 81.5 करोड़ लोगों को राशन आने वाले 5 साल तक जारी रहेगा। और अगर आपने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया तो फिर 81.5 करोड़ को राशन क्यों दे रहे हो? अगर 81.5 करोड़ में 25 करोड़ और जोड़ दी जाए जिन्हें आपने बाहर निकाल दिया, यानी हमारे देश में 105 करोड़ लोग गरीब थे। जबकि हकीकत क्या है, 2014 से पहले हमारा जो इंडेक्स कहता है वो ये कहता है कि 22.5 लाख जो थे परिवार, 22.5 लाख लोग बीपीएल थे, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे सिर्फ 22.5 करोड़ का आंकड़ा हुआ करता था। आज मोदी जी कहते हैं 25 करोड़ को तो हमने बाहर निकाल दिया और 81.5 करोड़ को अभी भी आप 5 किलो राशन देके पाल रहे हो। भाई साहब, आपकी कौन सी बात पे यकीन करें सर? कम से कम एक बात तो रखा करिए। उन 25 करोड़ लोगों को उन्होंने रोजगार भी दिया है, जिसकी वजह से वो गरीबी से रोजगार ऐसा दिया है जो हमारे डिस्पैच क्लर्क का काम हुआ करता था, किसी भी संस्था का, तो उसमें भर्तियां हुआ करती थी, एसएससी हुई या पीसीएस हुआ या यूपीएससी हुई, उसमें एक डिस्पैच क्लर्क का काम हुआ करता था, जो चुने हुए अभ्यर्थी हैं उनको लेटर भेजना। आज वो डिस्पैच कलर का काम हमारे मोदी जी संभाल रहे हैं। आज ही अखबार में मैं पढ़ रहा था, मोदी जी ने 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे। भाई साहब, आप तो बिल्कुल डिस्पैच कलर हो गए। आपने ठप्पे लगा के सबको डिस्पैच कर दिए। 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिए। और नियुक्ति पत्र किनको दिए गए? जो एसएससी या पीसीएस जिन्होंने पास करा, जो कि एक लगातार चलने वाली रूटीन प्रक्रिया है। एसएससी का कैलेंडर हर साल जारी होता है, उसमें 10 तारीख को कौन सा ऐड निकलेगा, 20 तारीख को कौन सा ऐड निकलेगा, उसका फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, उसका एग्जाम कब तक होगा और उसके रिजल्ट कब तक निकाले जाएंगे। पूरा कैलेंडर ऑलरेडी सेट होता है और लगातार ये जब से हमारा ये बना है एसएससी, तब से ये चलते आ रहा है। आज उसी चीज में से छांट के दिखाया जाता है। मैंने 51,000 लोगों को रोजगार मेला लगाया, 51,000 लोगों को नौकरी दे दी। भैया, नौकरी ऐसे नहीं दी, नौकरी दी जाती है जैसे हमने 19 जून को तालकटोरा स्टेडियम में, आप भी गए थे वहाँ पे कवरेज करने, तब आपने देखा था ना, 20,000 तो रजिस्टर्ड थे लोग, जो बच्चे आए थे। 120 से ऊपर वहाँ पे कंपनियां मौजूद थी। 3,000 लोगों को ऑन द स्पॉट नियुक्ति पत्र दिए गए थे। इसे कहते हैं रोजगार देना, इसे कहते हैं नियुक्ति पत्र। इमीडिएट बुलाया, इमीडिएट उनका बायोडाटा चेक करे, इंटरव्यू लिए और हाथों हाथ उन्हें नियुक्ति पत्र देके भेजा गया था, ऑफर लेटर देके भेजा गया। ये नहीं कि जो 1 साल से चलती आ रही पॉलिसी, 1 साल से चलता आ रहा सिस्टम है, उसमें जब बंदे ने पास कर लिया, मेहनत उसकी, सब कुछ उसका, पास हो गया, इंटरव्यू में पास हो गया, उसके बाद तुम डिस्पैच क्लर्क बन गए और उसके बाद उसको लेटर दे रहे हो, लो जी मैंने 51,000 लोगों को नियुक्ति दे दी। भाई साहब, आपने नई नियुक्तियां कितनी निकाली हैं तो बता दीजिए। रेलवे में आज भी जो है ग्रुप सी और डी के 3 लाख से ऊपर पद खाली हुए पड़े हैं, एक बार भी भरने की कवायद नहीं हो रही। 20 और 21 में तो आपने चलो कोरोना का हवाला दे दिया था, कोरोना है, लॉकडाउन है, ये भर्तियां नहीं हो सकती। 22 में आपने कौन सी भर्ती करी, 23 में कौन सी भर्ती करी, 24 में कौन सी करी, 25 में कौन सी करी, और आने वाले 26 के लिए आपकी क्या तैयारी है? भारत की अपनी सेना में 2.25 लाख से ऊपर पद खाली हुए पड़े हैं। 2.25 लाख पदों को आप कैसे भर रहे हो? 4-4 साल के अग्निवीरों से, ताकि आपको तनख्वाह नहीं देने पड़े। एक तरफ आप $400 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का हवाला दे रहे हो कि $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हमारी है, 400 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था, और आपको सेनाओं की भर्ती करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन ये जो है कि मोदी जी का जो ऑरा था या चमत्कार था या मुमकिन वाली बात थी, वो खत्म हो गई है। और क्या इसका नुकसान बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा? इसका नुकसान बिहार चुनावों में देखने को मिलेगा नहीं, मिल रहा है, जिसकी एवज में चुनाव आयोग के साथ मिलकर जो है वहाँ पे खेल रचा जा रहा है, लोगों के वोट काटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। लगातार लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, हवाला देके कि ये तो यहाँ रहता ही नहीं। भाई, बिहार का बहुत बड़ा तबका जो है प्रवासी है, बहुत बड़ा तबका प्रवासी है। बिहार में जितने लोग घर में होते हैं उससे कम से कम 1 से 1.5 गुना लोग जो है बाहर उनके काम कर रहे होते हैं। अगर घर में 6 लोग हैं तो कम से कम 4 या 5 लोग उनके बाहर काम कर रहे होते हैं। घर में जैसे तो 2 या 3 ही लोग आपको मिलेंगे।
3 या 4 प्रवासी बन के कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं। अब ऐसे टाइम में आप उनके एब्सेंस में उनके घर जाओगे और आप कहोगे नहीं जी ये तो रहते ही नहीं यहाँ पे, इसलिए इनका वोट काटा जाएगा, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। अभी देखिए बिहार से एक जानकारी सामने आती है कि 11 करोड़ 83 लाख आधार कार्ड वहाँ पर है, लोग हैं, और उसमें से अभी 65 लाख आधार कार्डों को हटा दिया गया, निवर्जित कर दिया गया है। तो ये चल क्या रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने बयान देता है, चुनाव आयोग अपनी मनमर्जी चला रहा है। जी सुप्रीम कोर्ट ने ये इसमें अभी पीछे हालिया जो फैसला आया था उनको उसमें ये दिया था, अंतरिम फैसला था कि आधार कार्ड को उसमें शामिल करना है। आधार कार्ड बनाने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की तो है। केंद्र सरकार का डाटा सेंटर चलता है, बिना आपकी आंखों के रेटिना के, बिना आपके फिंगरप्रिंट के आपका आधार कार्ड बन ही नहीं सकता। तो डुप्लीकेसी अगर हो रही है तो कहाँ हो रही है? आपके एवज में हो रही है ना, आपके डाटा सेंटर में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैं दोबारा से आधार कार्ड बनवाने चला जाऊँ, बनेगा ही नहीं मेरा, ऑलरेडी आ जाएगा। ये तो बीवी शर्मा है, पहले से बना हुआ है इनका आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट रखूंगा तो आ जाएगा, रेटिना चेक कराऊंगा तो आ जाएगा। और ये सर्वमान्य पूरा विदित तथ्य है कि ना तो रेटिना दूसरे से मैच करता और ना फिंगरप्रिंट दूसरे से मैच करता। जनता अब नहीं चाहती कि मोदी जी अपने पद पे बैठे रहे, या बदलाव? बिल्कुल बदलाव हो, जनता चाहती है बदलाव, और बदलाव होता रहना चाहिए। वरना निरंकुश सत्ता जब हो जाती है तो निरंकुशता का जो अभिमान आपको देखने को मिलता है। रशिया का मैं उदाहरण देता हूँ, रशिया में आज पुतिन जो है निरंकुश हुए पड़े हैं, उनके तमाम विरोधी जो है देख लीजिए आज काल कबलित हो चुके हैं। किसी को वो चाय में जहर मिला के दे दिया गया, किसी का रोड एक्सीडेंट करा दिया गया, किसी का प्लेन क्रैश करा दिया गया। अभी पीछे उन्होंने एक उद्योगपति ने उनकी खिलाफत करी थी, उद्योगपति रहस्यमय स्थितियों में अपनी कार में मृत पाया गया। और जो एक सांसद भी था, सांसद ने उनकी खिलाफत करी, गाड़ी में जाके उनका बताया गया कि उन्होंने तो जो बेइज्जती से इमीडिएट उन्हें बर्खास्त कर दिया था, बिना उन्हें फैसला दिए हुए, बिना उनकी बात सुने हुए। बाहर वो गाड़ी में गए और अपनी गोली मार ली, वो कहते हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो हिटलर राज से लोग बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल हिटलर शाही चल रही है, पूरी तरह चल रही है। पत्रकारों के ऊपर सच्चाई लगाने के लिए FIR दर्ज हो रही है। अजीत अंजुम साहब है हमारे पत्रकार, उन्होंने बिहार की जो है गड़बड़ी उजागर करी है, उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है। हमारे जैसे बोलने वाले लोग हैं, हमारे ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती हैं। इन्होंने सरकार की छवि कैसे खराब करी। उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूं तो उत्तर प्रदेश में एक मिड डे मील का जो है मुद्दा उठाया था एक पत्रकार ने, उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई जब उसने नमक रोटी का मसला उठाया था। उत्तराखंड का एक पत्रकार थे आशुतोष साहब, जब उन्होंने अंकिता भंडारी का मुद्दा उठाया था, उसको अंडरवियर में बैठा के उसकी फोटो खींची गई थी, उसको होटलों में चलाया गया था। तो ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये वही आखिरी सवाल करूंगी। अभी कावड़ पे हर किसी की नजर है, कावड़ जा रही है, आस्था का वो मुद्दा है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से लगातार तस्वीरें आ रही है, सरकार शांत। देखिए जी, कावड़ के भेष में जो ऐसा सामाजिक तत्व हैं, कावड़ियों के भेष में जो ऐसा सामाजिक तथ्य है, उनका इलाज होना चाहिए और उचित इलाज होना चाहिए। ये बाकी जितने भी श्रद्धालु हैं उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी करने वाली शुरुआत कर दी है इन लोगों ने। लगातार जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, कहीं ढाबा तोड़ रहे हैं, कहीं गाड़ियां तोड़ रहे हैं, कहीं लोगों को पीट रहे हैं, लोगों की 20-20 लाख रुपए की स्कॉर्पियो गाड़ी वो तोड़ दी गई। तो ये कावड़ियों के भेष में उत्पाती लोग हैं, जिनका इलाज अच्छे तरीके से होना चाहिए। इन लोगों को पूरी जो है सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ कावड़ आपने धारण कर ली कि मैं कावड़िया हूँ और इसलिए मुझे हर चीज़ों से छूट मिलनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हजारों लाखों लोग वहाँ पे श्रद्धालु जा रहे हैं, जो चुपचाप जा रहे हैं और चुपचाप आ रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं किसी से। वो जानते हैं कि प्रभु देख रहा है सब कुछ। अगर मेरे साथ कोई गलत भी कर रहा है और मैं कावड़ लेने जा रहा हूँ पवित्र मन से, और मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, तो इसे प्रभु अपने आप ही सजा दे देंगे। जो सच्चा श्रद्धालु होता है वो सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देता है, और जब आप सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हो तो ऊपर वाला अपने आप ही फैसला कर लेता है। लेकिन यहाँ कुछ नीचे वाले ऐसे लोग हो गए हैं जो इस चीज़ का गलत फायदा उठा रहे हैं, नाजायज फायदा उठा रहे हैं, और ऐसे लोगों का उचित इलाज करना बेहद जरूरी है, ताकि वास्तविक श्रद्धालु जो हैं उनके ऊपर लोगों का विश्वास कम ना हो। नहीं तो आने वाले टाइम में ये होगा, लोग कावड़ियों को देखेंगे और आगे उसे चलता बनता कर देंगे, अपने घरों में उन्हें शरण नहीं देंगे, पानी नहीं पिलाएंगे, उनको चाय पानी के लिए नहीं पूछेंगे कि ये तो भाई उत्पाती लोग हो सकते हैं।